ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी। नमस्कार श्रोताओं, जैसे जैसे हमें कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन को लेकर अच्छी खबरें मिल रही हैं, वहीं इस बात की तसल्ली भी हो रही है कि अब मंजिल दूर नहीं है। भारत जैसे विशाल देश में वैक्सीन का भंडारण यानी स्टोरेज और उसका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन और सभी के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन हमारी सरकार और वैक्सीन मैनेजमेंट से जुड़े लोग इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि देश के हर जरूरतमंद नागरिक तक ये वैक्सीन आसानी से सुलभ हो सके। लेकिन जब तक ये वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें बहुत ही धैर्य और संयम से रहना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, साथ ही हैंड और फेस हाइजीन को अपनाएं। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना को हरा पाएंगे। इसलिए आपको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम, और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी। डॉक्टर सैनी क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं और आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। डॉक्टर सैनी साइंटिफिक कमेटी दिल्ली मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन हैं। आपने ट्यूबरकुलोसिस और पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम पर विशेष काम किया है। डॉक्टर सैनी ने इन्फेक्शियस डिजीज और रीसेंट एडवांसेस इन डायग्नोस्टिक्स पर किताब भी लिखी है, जो मेडिकल फर्टिनिटी में काफी लोकप्रिय है। डॉक्टर सैनी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और श्रोताओं की ओर से हम आपका अभिनंदन करते हैं। मेरा भी आपको और श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर सैनी, हमारा देश पूरे विश्व में वैक्सीन का हब कहा जाता है। हमारे वैज्ञानिक दिन रात इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन लोगों को उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ दिनों पहले इन वैक्सीन प्लांट्स का दौरा किया था। उसके बाद विभिन्न देशों के डिप्लोमेट्स ने इन प्लांट्स की विजिट की। पूरे विश्व की निगाहें हमारे देश के ऊपर हैं। भारत की यही कोशिश है कि लोगों को सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन दी जाए। डॉक्टर सैनी, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आपने बहुत ठीक कहा कि भारत समझा जाता है कि यहाँ पर वैक्सीन का प्रोडक्शन जिस आधार पर हो सकता है वो पूरे विश्व भर में कहीं और नहीं हो सकता, और सारी दुनिया वैक्सीनेशन का इंतजार कर रही है। और इसमें भारत की भूमिका बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमने पहले भी प्रूव किया है कि जहां पर वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन की बात आएगी उसमें भारत नंबर 1 है, और अच्छी क्वालिटी का हम वैक्सीनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। 4-5 बड़ी बड़ी हमारे पास कंपनी हैं जो पूरे विश्व भर में विख्यात हैं कि वो जो क्वालिटी वैक्सीनेशन प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो इसलिए भारत की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है, और मैं इस बात की भी खुशी है कि प्रधानमंत्री इसमें खुद कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसा आपने भी बताया कि वो खुद जाकर ये 3 कंपनियों में गए, वहां देखा कि किस तरह के इंतजाम है, कैसे हम उस प्रोडक्शन को और बढ़ा रहे हैं। इससे आई थिंक और अच्छा इसमें एक एडिड एडवांटेज होगा भारत को कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसको पूरा ध्यान कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर सैनी, आपने बहुत अच्छी बात कही, और आप जैसे मेडिकल फर्टिनिटी में हैं और आपने कई चीजों का मैंने देखा कि आपने नेतृत्व किया है। बहुत सारी एक लंबा दौर आपने मेडिकल साइंस में जिया है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब देश का प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक जो आमतौर पर आम लोगों के बीच नहीं आते, अपनी लैब्स में रहते हैं, उनके पास जब प्रधानमंत्री जाते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनसे वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, किस स्टेज तक पहुंची, कहां तक सुरक्षित है, कितना मनोबल बढ़ता है लोगों का? देखिए, ये जो साइंस है ना, और वैक्सीनेशन खास तौर पे आप सोचें कि आपको नहीं मालूम होता कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं कि नहीं होने वाले। जी।
कई बारी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और आप अनसक्सेसफुल भी हो जाते हैं। ऐसे समय में आपको उत्साह की जरूरत होती है, क्योंकि आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं जहां पर ये नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट आएंगे। ऐसे समय में देश का जो सबसे बड़ा सर्वप्रिय नेता हो आपकी पीठ पर हाथ फेरता है, तो उससे बड़ा उत्साह कुछ और नहीं हो सकता। कि आपको लगता है कि नहीं, आप कुछ भी होगा, आप ठीक काम, रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन पूरा देश, जब प्रधानमंत्री आपकी पीठ पर हाथ रखता है तो इसका मतलब पूरा देश आपके साथ है, आप चिंता मत करिए। जी तो ऐसे में जो उत्साह मिलता है ना, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। और डॉक्टर सैनी, वैक्सीन को लेकर इस समय कई अफवाहों का भी दौर चल रहा है। लोग इसे लेकर भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये मीडिया, सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं। इसलिए हम अपने कार्यक्रम में आप जैसे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि आम लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सकें। डॉक्टर सैनी, आपका क्या कहना है? आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि हम वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे जी, लेकिन जो 2-4 घटनाएं जो सामने आई, जिसमें लगा कि वैक्सीनेशन में किसी 2-3 लोगों को रिएक्शन हुआ, उसको इस तरह से प्रोजेक्ट हुआ जैसे कि वैक्सीनेशन ये बेकार है, खराब है, ये लेने नहीं चाहिए। और कुछ लोगों ने इसके ऊपर विरोध भी जताया। तो वो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। लोगों को, आम आदमी को पता होना चाहिए कि जब भी कोई वैक्सीनेशन आता है तो इस समय तो पूरा विश्व उसमें लगा हुआ है, बिना साइंटिफिक एविडेंस के नहीं आ सकता। जी, अभी एक उदाहरण दूंगा जो कि मीडिया ने भी गलत किया कि फेज 3 ट्रायल हो रहे थे, वो ट्रायल थे। जी, एक नेता थे हरियाणा की, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको वैक्सीनेशन लगा कि नहीं लगा, लेकिन उनको उस ट्रायल में वो शामिल थे। जी, उस शामिल में उनको कोरोना हो गया। इसका एक बहुत ही अपोजिट लोगों के दिमाग में आया कि ये तो वैक्सीनेशन बेकार है, जबकि अभी तो वो ट्रायल पे थे। ये फेज 3 ट्रायल वाले जो जितने भी चीजें होती हैं, वो मीडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी और आम जनता से भी रिक्वेस्ट रहेगी, जब देखें कि वो ट्रायल वाले केसेस चल रहे हैं उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। और मीडिया से मेरे को गुजारिश रहेगी कि ऐसे केसेस को आप फैलाइए भी मत, क्योंकि जब हम ट्रायल करते हैं जी, तो उसमें जो फेज 3 ट्रायल में खास तौर पर हम 2 तरह के व्यक्ति चुनते हैं। जी, एक, जिनको हम वैक्सीनेशन लगाते हैं, दूसरों को जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगाया जाता, उनका कंपैरिजन होता है। और इसमें जिसको वैक्सीनेशन लग रहा है या जो लगा रहा है, उसको भी नहीं मालूम होता कि इस व्यक्ति को मैंने इंजेक्शन लगाया है कि नहीं लगाया। जो लगाया है वो, उसको हम नाम देते हैं प्लेसिबो। इसको वैक्सीनेशन लगा है या इसको प्लेसिबो लगा है, उसको भी नहीं मालूम होता। ये सिर्फ एक जो पीछे व्यक्ति जो पूरा रिसर्च कर रहा होता है उसको मालूम होता है। लेकिन मीडिया में जब ऐसे आ जाता है कि इस व्यक्ति को, और वो भी एक नेता हो, इसको ट्रायल दिया गया और उसमें उनको कोविड हो गया, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है लोगों पे। तो इसलिए इस समय मैं कहूंगा मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जी, दूसरा, हमें मालूम होना चाहिए कि जो भी वैक्सीनेशन होता है, ये कोई 100% कोई वैक्सीनेशन नहीं होता। आपने ये भी देखा कि 90% कोई वैक्सीनेशन था, कोई 80% जिसको एफिकेसी कहते हैं, जी, तो 10% तो फिर भी होंगे जिनको वैक्सीनेशन के बावजूद ही उनको बुखार हो सकता है या उनको कोविड हो सकता है। तो उस तरफ मत ध्यान दीजिए। और ये हमें, और तीसरा हमें ये भी देखना है कि जैसे किसी वैक्सीनेशन की 1 डोज लगनी है या 2 डोज लगनी है। जी, किसी व्यक्ति को यदि सपोज कोई वैक्सीनेशन 2 डोज की चाहिए जरूरी, तो 2 डोज के बाद ही उसको ये पता लग सकता है हमारे को कि वो इफेक्टिव है कि नहीं है। 1 डोज लगने के बाद हम नहीं कह सकते कि उसको यदि सपोज कोविड हो भी गया तो ये वैक्सीनेशन बेकार है। तो इन भ्रांतियों पे मत जाइए। कुछ लोगों को रिएक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन वो 10-15% के बीच के अंदर दायरे में आएंगे। और यदि ऐसा कुछ, जब वैक्सीनेशन आएगा, अभी तो वैक्सीनेशन आया नहीं है हिंदुस्तान में, जब कभी भी ऐसा वैक्सीनेशन आ जाए और किसी को ऐसा रिएक्शन भी होता है, तो वो फौरन अधिकारियों को बताए, अपने डॉक्टर को बताए जहां पर उसका इंजेक्शन लगा था, ताकि उचित कार्रवाई उस पर की जा सके। तो हमें सबको मिलकर एक
अच्छी अवेयरनेस लोगों को देनी है। जी, और शायद इसीलिए लोग जो बहुत जल्दी करते हैं कि जल्दी से वैक्सीन आ जाए, लेकिन भारत की यही कोशिश है कि लोगों को सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन दी जाए। शायद इसीलिए पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि हमारे वैज्ञानिक जब भी हरी झंडी देंगे उसके बाद ही हम वैक्सीन को मार्केट में लाएंगे और आम लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचेगी। देखिए, यही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा, होना भी यही चाहिए। जब तक साइंटिफिक लोग जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, जब तक वो हरी झंडी नहीं दे देते, हमारे पास आंकड़े जो आने चाहिए फेज 3 ट्रायल के, जी, ठीक तरीके से उनको परखा नहीं जाता। और वो जो परखने वाले हैं जब ग्रीन झंडी देते हैं जी, तभी वैक्सीनेशन होना चाहिए। और ये मुझे खुशी की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बोला कि ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होगा, जी, ये साइंटिफिक डिसीजन होगा। वैक्सीनेशन देना है कि नहीं देना, और ये वैक्सीनेशन उचित है कि नहीं है, ये एक साइंटिफिक डिसीजन होगा। इस बात की मुझे खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं और वो खुद ये बोल रहे हैं कि इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। जी। और डॉक्टर सैनी, वैक्सीन की डोज और इसके लगाने के तरीकों को लेकर लोगों के अंदर काफी जिज्ञासा है। कुछ वैक्सीन ओरल फॉर्म में होती हैं और कुछ इंजेक्शन के फॉर्म में। कोरोना की वैक्सीन कैसी होने वाली है? देखिए, जो अभी तक है कोरोना की वैक्सीनेशन कोई इंजेक्शन होगा, लेकिन अभी थोड़ी सी रिसर्च भी चल रही है और अभी हम पूरा तरह से कह भी नहीं सकते। अभी जो आई है वो इंजेक्शन के रूप में है, लेकिन हो सकता है कुछ नेजल वैक्सीनेशन भी आए। अभी तक उन पे रिसर्च चल रहा है, तो उस बात को मैं कहूंगा लोगों को अपनी इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए किस तरह से देनी है। वो साइंटिफिक तरीके से जब वैक्सीनेशन आएगी, पूरा उसका एक पूरा ढांचा बना होगा जी, तो उसी तरीके से दी जाएगी। जी, ठीक है, बोलिए। जी डॉक्टर सैनी, वैक्सीन को कोल्ड चेन में रखना और इसी फॉर्म में उसका वितरण और स्टोरेज यानी भंडारण एक बड़ी चुनौती होती है, और भारत जैसे विशाल देश में इसे सभी जगह पहुंचा पाना एक बड़ी चुनौती है। इस समय सभी लोग वैक्सीन लॉजिस्टिक्स के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इसका जो ब्लूप्रिंट है वो भी तैयार किया जा रहा है। वैक्सीन लॉजिस्टिक्स को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, यदि मैं वैक्सीनेशन एक की बात करूं तो हम इसको टुकड़ों में बांट सकते हैं। पहला होता है वैक्सीनेशन के लिए कैंडिडेट ढूंढना कि कौन सी तरीके का वैक्सीनेशन हमें करना है। जी, वो पहली रिसर्च होती है। वो काफी जगहों पर, 3-4 जगहों पर ये पूरी हो चुकी। जैसे आपने देखा कि फाइजर कंपनी ने एक वैक्सीनेशन लाया है जिसे mRNA वाला वैक्सीनेशन बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पर ऑक्सफोर्ड के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने किया, जो हम एडिनो वायरस का एक वायरस करके आ रहा है। ऐसे ही ICMR एंड बायोटेक ने किया है कि एक तो हमने कैंडिडेट ढूंढ लिए वैक्सीनेशन। उसके बाद दूसरा काम है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना कि जिस तादाद में हमें चाहिए। मैंने एक वैक्सीनेशन तो काम नहीं चलने वाला ना। हमारे अपनी देश की जनसंख्या देखें तो हमारी 130-135 करोड़ के आसपास है। इतना वैक्सीनेशन को बनाना ये एक दिन में नहीं बन सकता। तो पहला। दूसरा चरण कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो, कितने तरीके की, कितनी जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तीसरा, वैक्सीनेशन बन गया, अब आपने जो कहा कि उसको दूर दूर तक, हमारे जैसे इंडिया की ही बात करूं तो एक जगह फैक्ट्री होगी जहां बनेगी और उससे दूर दूर जगहों पर लेके जाना, जो कि शायद एक दिन का भी काम हो सकता है, डिस्टेंस वाइज 2 दिन का भी हो सकता है और 10 दिन का भी हो सकता है, जो हमारे गांव तक पहुंचेगी। जी, उसमें कितना तापमान चाहिए? नॉर्मली जितने वैक्सीनेशन बनते हैं 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान चाहिए होता है। उससे ऊपर में वो खराब हो जाएंगे। तो ऐसे वैक्सीनेशन को देने से भी फायदा कुछ नहीं है। तो कोल्ड चेन जिसको बोलते हैं उसको मेंटेन करना। लेकिन यदि हम फाइजर वाला जो मैसेंजर RNA वाला वैक्सीनेशन की बात करें, उसमें हमने उस तरफ ज्यादा ध्यान कर भी नहीं रहे, क्योंकि उतना कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। -70 to -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए। तो यानी कि वो जो वैक्सीनेशन फाइजर वाला बन रहा है वो USA या UK में बन के फिर हमारे पास पहुंचेगा, हर वक्त -70 रहना चाहिए। और वो जब भारत में पहुंचे फिर वो दूर किसी गांव में जाना है तो वो सारे की सारी -70 तक रहना। जी बिल्कुल डॉक्टर सैनी, आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। और
यही हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार पूरी तरह से वैक्सीन लॉजिस्टिक्स के लिए तैयार है और जैसे ही वैक्सीन आती है उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और वो हर व्यक्ति तक पहुंचेगी। डॉक्टर सैनी, इस समय बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं और आपसे सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं राजस्थान में जयपुर का, जहां से प्रकाश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। प्रकाश जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी, आपको और डॉक्टर साहब को सप्रेम नमस्कार। प्रकाश जी नमस्ते, पूछिए। डॉक्टर साहब, दो जिज्ञासाएं हैं मेरी जी। एक तो सर ये पूछ रहा था कि जैसे अभी कोरोना में एक नया लक्षण आया है कि भाई खाने में टेस्ट का नहीं आना और दूसरा सुगंध का पता नहीं चलना। जी सर, बहुत से लोगों को देखा है उनको पहले से ही मतलब खुशबू का पता नहीं चलता, तो उनको ऐसे कैसे मान लिया जाएगा कि ये कोरोना पेशेंट है या नहीं है। दूसरी सर जिज्ञासा मेरी ये है कि जैसे अभी आप बता रहे हैं कि जो ट्रायल किया गया है लोगों पे, जी, क्या वैक्सीन आने के बाद में उनके ऊपर फिर दोबारा उनको वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी? जी डॉक्टर सैनी, दो सवाल हैं। पहला सवाल लेते हैं कि लोगों के अंदर टेस्ट और स्मेल का ना आना, ये एक बड़ा लक्षण कोविड का माना जाता है। तो किसी और बीमारी में भी ऐसा हो सकता है, तो कैसे पहचान करें हम? देखिए, ये जो अभी एक है कि उनको पुराने सिम्टम्स हैं जी, तो हम उसको नहीं मानेंगे कि ये इससे आए हैं। लेकिन अभी रिसेंटली उनको आया है तो आज की तारीख में मैं उसको सबसे पहला सिम्टम्स मानूंगा कि ये कोरोना हो सकता है। ये नहीं कहा कि है ही जी, तो मैं उसका टेस्ट करवाऊंगा और टेस्ट में यदि आ जाता है तो ठीक है, साथ में उसके और लक्षण भी जरूर देखे जाएंगे। उसको टेस्ट और स्मेल गया है, लेकिन क्या वो किसी कोरोना के व्यक्ति के आसपास से अभी गुजरा है, उसके साथ रहा है, उसकी किसी फैमिली को कोरोना तो नहीं हुआ, या उसको उसके साथ साथ दूसरे लक्षण तो नहीं आ रहे कि उसको भूख नहीं लग रही, उसके हाथ पांव में दर्द हो रहा है, उसको बुखार आ रहा है, गले में खराश है। तो ये एक पूरा क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ साथ उसका आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा, तभी हम समझेंगे कि ये कोरोना है। जी। और इनका दूसरा सवाल ये था कि जो लोग ह्यूमन ट्रायल्स में, जो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, उसमें जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, क्या उन्हें दोबारा वैक्सीन दी जाएगी? नहीं, यदि देखिए ये जो ट्रायल में जो चल रहा है, जिनके ट्रायल में एंटीबॉडीज बन गई हैं, क्योंकि फेज 3 ट्रायल में जो चल रहे हैं उनकी तो एंटीबॉडीज भी चेक होती हैं, बाकी सबकी नहीं होंगी। यदि उनके अंदर अच्छी खासी एंटीबॉडीज बन गई हैं तो उनको दोबारा वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। ये तो उनकी रिसर्च का पार्ट ही होगा। तो यदि उनके अंदर नहीं बनी तो ऑब्वियसली ये है कि वो वैक्सीनेशन आएगा ही नहीं, कोई दूसरा वैक्सीनेशन की जरूरत है, तो उनका तो पूरा ध्यान किया जाएगा। जी। और डॉक्टर सैनी, अब हम शहर तहजीब शहर लखनऊ का रुख करते हैं, जहां से लखन लाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। लखन लाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते जी। लखन लाल जी नमस्ते, पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है। जी। ये एक अवेयरनेस, तो आपने जो कहा मीडिया को रोल अपनाना होगा। वाकई जो जनरल पब्लिक है बहुत ही इसको लेके उत्सुक है कि कब हम वैक्सीनेशन हो के संक्रमण के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जो प्रायोरिटीज फिक्स हुई हैं, लग रहा है कि पहले जो 65 ईयर्स से ऊपर है उनको लगेगा, और उसके बाद जो वॉरियर्स हैं कोरोना उनको लगेगा, फिर जनरल पब्लिक पे आएगा, तो उसको तो टाइम लग जाएगा सर में। जी। तो यहाँ क्या जनरल पब्लिक को जो लगेगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी अंदाजन? जी डॉक्टर सैनी, देश का हर नागरिक ये जानना चाहता है, लेकिन अभी जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा कि इसकी कॉस्ट के बारे में अभी कोई ज्यादा भी चर्चा नहीं है, वो भी सरकार अभी डिसाइड करेगी। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन्होंने जैसा कहा कि प्रायोरिटी ग्रुप्स की बात पहले होती है, तो किस तरह से इसे प्रायोरिटाइज किया जाएगा? देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जब एक मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा पार्ट होता है वैक्सीनेशन का। जी। एक दिन में 130 करोड़ वैक्सीन की डोजेज नहीं बनाई जा सकती, कोई फैक्ट्री नहीं बना सकती। जी। पूरे दुनिया में अमेरिका जो इतना अमीर देश है वो भी नहीं बना पा रहा, वो भी आप देखेंगे तो धीरे धीरे। तो प्रायोरिटीज करनी होती है कि पहले किसको दिया जाए। तो पहले तो जरूरी वही है कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो इन मरीजों के साथ रह रहे हैं, जिन मरीजों को देख रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं,
तो उनको मिलना चाहिए जितने हेल्थ केयर वर्कर हैं। फिर जैसा उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही, क्योंकि अब उसके बाद देखते हैं कौन सा ग्रुप है जिनको सबसे जल्दी जरूरत है, क्योंकि उनकी मौत और जिंदगी का सवाल है। कुछ लोगों को के ऊपर ये बहुत घातक होता है, जो उसमें देखा गया कि 65 या 60 ईयर से ऊपर के लोग, जो कोमॉर्बिडिटी कंडीशन है, जैसे कि जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या जिनको कुछ और कैंसर वाली बीमारी है, उनको दिया जाए, ताकि यदि उनको कोरोना से सबसे पहले बचाया जा सके, उनको कोरोना ना हो। जो बाकी स्वस्थ लोग हैं वो तो कोरोना को हो भी गया तो बच जाएंगे। अभी तक जो हमने आंकड़े देखे हैं जिनकी मौत हुई है, जिन नहीं इस दुनिया में रहे, तो ज्यादातर वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, जहां वो 65 से ऊपर के लोग हैं, उनको बचाना, उनको कोरोना से बचाना सबसे जरूरी है पहले। इसलिए इस तरह के चीजें रखें। लेकिन हम सबको एक ध्यान रखना चाहिए, हम बिल्कुल सही कहा किसी ने, जो अभी हमारे लखन जी ने बोला कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन आपके पास एक वैक्सीनेशन है जो सबसे सस्ता है जी, हम सबके पास है। वो वैक्सीनेशन है हमारा मास्क, हमारी हाथ बार बार धोना और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, 3 फीट की दूरी। इससे बढ़िया वैक्सीनेशन अभी कोई बना नहीं है। तो प्लीज इस वैक्सीनेशन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए। डॉक्टर सैनी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बहुत अच्छे ढंग से समझाई और मुझे लगता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि ये जो हमारे बस में है करना, जो बहुत आसान तरीका है कोविड से बचने के लिए, वो हम अपना लें। और वैक्सीन आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन तब तक के लिए ये सारे उपाय करने बहुत जरूरी हैं। और अब हम रुख करते हैं महाराष्ट्र में यवतमाल का, जहां से अरुण जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरे वाइफ को कोरोना हो गया था जी, उससे वो रिकवर हो गई, लेकिन बाद में उसको ब्लड कैंसर या टीबी ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं, तो ऐसा क्या हो सकता है क्या कोरोना के आफ्टर कोरोना? जी डॉक्टर सैनी, पोस्ट कोरोना क्या कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो सकती है किसी को जिसका मुख्य कारण कोरोना का संक्रमण हो? अरुण जी, आपने क्वेश्चन किया, आपने उसको देखा है अपने घर में, लेकिन मैं आपको बताऊं तो कोरोना एक पहले वायरस था ही नहीं है। अभी ये 1 साल का वायरस है। दिसंबर में चाइना से शुरू हुआ, हमारे देश में आया, पूरे दुनिया में गया, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। इसके बारे में नई नई जानकारियां हम हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई उदाहरण हमारे पास नहीं है या ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि हाँ, इस कोरोना से किसी को कैंसर हो गया या इस कोरोना की वजह से उसको टीबी हो गई। टीबी को एसोसिएटेड हो सकती है, क्योंकि आदमी जब कोरोना होता है तो खा पी नहीं सकता, उसके लंग को इफेक्ट करता है। जब लंग को इफेक्ट होता है तो उसके साथ दूसरी बीमारियां भी आ सकती हैं, लेकिन कोरोना ऐसा करेगा, अभी ऐसा हम नहीं कह सकते। अभी ऐसी या कोरोना कैंसर कर सकता है, आज की तारीख में ऐसा कहना उचित नहीं होगा। जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नरेंद्र सैनी। और अब हम रुक करते हैं बड़ौद का, जहां से महेश शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। महेश जी नमस्कार। महेश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, सवाल है जी, लोग बाग जो है ना खूब तम्बाकू खाते हैं और जगह जगह थूकते हैं, ना तो मास्क लगाते, और वे अपनी क्या दूसरों की भी परवाह नहीं करते। उनको कैसे समझाएं, अपने तरीके से समझाने की कृपा करें। जी महेश जी ने जो सवाल उठाया है ये बहुत अहम सवाल है डॉक्टर सैनी, और आप भी जैसा कि बार बार लोगों से आकाशवाणी के माध्यम से ये गुजारिश कर रहे हैं कि जो बेसिक जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे अपनाने की, क्या कहेंगे? महेश जी ने बहुत अच्छी चीज बात की, लेकिन ये हम सबको समझना पड़ेगा। हर काम हम ये कह दें कि गवर्नमेंट करेगी, हर काम ये कह दें कि पुलिस करेगी, ये असंभव है। पुलिस को आप हर जगह खड़ा नहीं कर सकते। ये जो हाइजीनिक बिहेवियर है ये हमें अपने आप को सीखना पड़ेगा, और दूसरा हमें अपने आप को भी पुलिस की तरह काम करना पड़ेगा। यदि मैं देखता हूं, सबसे पहले तो मेरी उन लोगों को कि जो तंबाकू खाते हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए प्लीज
इसका सेवन ना करें, क्योंकि आप जो सेवन करते हैं इससे ना केवल कोरोना बट बड़ी सारी अलग तरीके की घातक बीमारियां हो सकती हैं। यदि कैंसर मैं बोलूं तो सबसे मुख्य कारण तंबाकू है जी, और कोरोना तो है ही है। और उसके बाद मैं कहूंगा कि हमें भी जागरूक होना है, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा मनोज जी की वो थूकता है तो मुझे हो सकता है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता मैं उसको बोलूं कि भाई मेरे को मेरी जिंदगी प्यारी है, तेरे को नहीं है तो जी, लेकिन तू यहाँ थूक नहीं सकता क्योंकि ये मेरे को भी बीमारी कर सकता है। इतना यदि हम सारे के सारे जो ऐसे लोग करते हैं उनको बोल देंगे तो उसकी हिम्मत नहीं होगी। बिल्कुल, हमें भी रोके और टोके जो अभियान है डॉक्टर सैनी कि इस तरह का जो बिहेवियर कर रहे हैं या जो लोग हमारे आसपास मास्क नहीं लगाए हैं या इधर उधर थूकते हैं, उन्हें हमें टोकना है और उनसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि वो सही तरीका अपनाएं ताकि हम इस बीमारी से बचे रहें। डॉक्टर सैनी, अब हम रुख करते हैं राजस्थान का, जहां से कमलेश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कमलेश जी नमस्कार। नमस्ते सर जी, अपना सवाल पूछिए। एक छोटी सी जानकारी मैं ये लेना चाहता था जी कि मदिरा पान या दूसरा नशा जी क्या कोरोना को आकर्षित करता है या कोरोना को दूर करता है? जी डॉक्टर सैनी, बहुत सारे लोग चूंकि अल्कोहल जो 70% अल्कोहल की हम बात करते हैं तो लोगों ने इसका गलत मतलब ले लिया है, तो क्या कुछ अगर मदिरा पान करने से किस तरह से नुकसान पहुंचता है या फायदा पहुंचता है कोरोना में, जानना चाहते हैं? देखिए, लोग एक बात को बिल्कुल अपने ध्यान में रखते हैं, अपने दिमाग में डाल लें, अल्कोहल और तंबाकू कोरोना ही नहीं और पता नहीं कितनी बीमारियों का जन्म देते हैं, तो इसको प्लीज अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। जो हम सैनिटाइजर की बात करते हैं वो हाथों के लिए होता है, वो आपके हाथों से उड़ जाता है और आपको उसकी सूंघिए भी मत। वो उसको कोरोना को मारने के लिए है, लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर अल्कोहल जाता है वो मेरे दिमाग को, मेरी नसों को, उनको भी नष्ट करता है। जिस तरीके से, मैं इसको और तरीके से बोलूंगा, जिस तरीके से कोरोना को मारने के लिए आप अल्कोहल बाहर लगाते हैं, उसी तरीके अल्कोहल क्या कर रहा है, कोरोना के वायरस को मार रहा है ना। उसी तरीके से जब अल्कोहल मेरे अंदर जाता है तो मेरे शरीर की चीजों को मारता है जी। तो आप सोच लीजिए कितना घातक है अल्कोहल। और डॉक्टर सैनी, चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका एक आर्टिकल बहुत लोकप्रिय हुआ, हाउ सेफ इज टू ट्रैवल इन कोविड-19, जिसमें आपने कोविड-19 के इस दौर में अपने सेफ ट्रैवल को लेकर लोगों को सलाह दी है। आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड के इस दौर में किस तरह सेफ ट्रैवल करें, बहुत संक्षिप्त में। देखिए, वही 3 चीजें, मास्क पहनिए, ट्रैवल करने जा रहे हैं तो अपने मास्क को बिल्कुल ध्यान से पहनिए। मैंने देखा है कि लोग नाक पे रख लेते हैं या फैशन के तौर पे सिर्फ मुंह पे ढका होता है, आपका नाक और मुंह दोनों ढका होना चाहिए। सेफ डिस्टेंस मेंटेन करिए और जब आप सेफ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास जब भी आप ट्रैवल से उतरे अपने हाथों को जरूर धोएंगे। पता नहीं कितनी जगहों को जब आप ट्रैवल कर रहे थे कितनी सारी चीजों को छू के आप उतरे हैं, तब तक आप अपने मुंह में हाथ मत डालें, नाक में हाथ मत डालें, किसी भी ऐसी जगह पे न लें। जब आप हो सके तो आप उस दौरान खाना या वो सब ना खाएं, पानी वगैरह, क्योंकि आप जब पानी पियेंगे या खाना खाएंगे तो आपको अपना मास्क नीचे करना पड़ेगा। तो हो सकता है उसमें से कोई ट्रैवल कर रहा हो, उसको कोरोना हो, तो वही शायद आपके अंदर सांसों के द्वारा जाएगा। तो यदि ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे तो आपका ठीक रहेंगे। हाँ, जब आप एयर ट्रैवल करते हैं उसमें एक जो वातावरण होता है वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर HEPA फिल्टर्स लगे होते हैं, तो उसमें ज्यादा सेफ है। लेकिन हम ज्यादातर लोग तो बसेस में और इसमें सफर करते हैं, तो बस ध्यान रखें छोटी छोटी। बिल्कुल डॉक्टर सैनी, आपने जो लोगों को बातें बताई हैं उसका वो जरूर ध्यान रखेंगे। अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को भी मेरी तरफ से धन्यवाद, नमस्कार। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर सैनी ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। अब दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार।
कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नरेंद्र सैनी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSGTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।